नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं केएस न्यूज इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मंगलवार को जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में फिर से दर्ज की गई उछाल। 76 नए संक्रमितों के साथ जनपद के कुल संक्रमित हुए 652। सरकार द्वारा पास किए गए कृषि कानूनों के विरोध में मंगलवार को मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में कांग्रेस ने आयोजित की महापंचायत। कोरोना काल व आलू प्याज के दामों में हुई वृद्धि ने बिगाड़ा आम आदमी की रसोई का बजट। पूरे जनपद में पुलिस का अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। 24 घंटे के भीतर हुई 2 मुठभेड़ों में पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय महासचिव ने सुनील कुमार राणा को नियुक्त किया संगठन का जिला अध्यक्ष। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में 5 अक्टूबर से विद्युत कर्मियों ने शुरू की अनिश्चितकालीन हड़ताल। मंगलवार को फुरकाजी विधायक ने फुरकाजी ब्लॉक पर कराया दिव्यांग रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन। और अब खबरें विस्तार के साथ। पिछले कई दिनों से जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में जो कमी दिखाई पड़ी थी, उसमें मंगलवार को फिर से उछाल दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से जनपद में रोजाना मिलने वाले कोरोना संक्रमितों के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही थी तथा सोमवार को यह संख्या 25 पर पहुंच गई थी। हालांकि अगर हम जनपद वासियों की बात करें तो आलम यह है कि जनपद के निवासियों का एक बड़ा वर्ग इन दिनों बुखार की चपेट में है, लेकिन लोग कोरोना पॉजिटिव आने के डर से अपना टेस्ट कराने में भी डर रहे हैं और शायद पिछले दिनों जनपद में कोरोना संक्रमण के मामलों में आई कमी इस डर का ही परिणाम है, क्योंकि अधिकांश लोगों का मानना है कि यदि उन्होंने इस अवस्था में टेस्ट कराया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव ही आएगी और इसी कारण से कोरोना जांच केंद्रों पर लोग कम संख्या में अपना टेस्ट करा रहे हैं। लेकिन हमारा चैनल जनपद के सभी नागरिकों से अपील करता है कि कोरोना संबंधित कोई भी लक्षण दिखाई देने पर अपनी जांच अवश्य कराएं, क्योंकि सही समय पर कराई गई जांच ही आपकी व आपके परिजनों की सुरक्षा में सहायक सिद्ध होगी। मंगलवार को जनपद के स्वास्थ्य विभाग को कुल 1312 कोरोना सैंपलों के परिणाम प्राप्त हुए, जिनमें 38 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा जनपद के 5 लोगों में प्राइवेट लैब से प्राप्त परिणाम के आधार पर कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 32 लोग रैपिड किट के माध्यम से किए गए टेस्ट में कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस प्रकार मंगलवार को जनपद के कुल 75 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। साथ ही मंगलवार को भी जनपद के 102 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस प्रकार अब जनपद में कुल संक्रमितों की संख्या 652 है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में कांग्रेस द्वारा पूर्व घोषित हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत कांग्रेस नेता हरेंद्र मलिक व कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज मलिक के साथ साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री अजय लल्लू भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं व किसानों की भारी भीड़ के साथ राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में पहुंचे तथा सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों का जमकर विरोध किया। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि पिछले दिनों केंद्र सरकार ने किसानों से जुड़े 3 कानूनों को मंजूरी प्रदान की थी तथा इन कानूनों को किसान हित में बताते हुए किसानों के लिए अति लाभकारी बताया था, जबकि देश के किसान संगठनों व राजनीतिक दलों ने इन कानूनों को किसान विरोधी बताते हुए इनका जमकर विरोध किया था तथा उसी दिन से पूरे देश के किसान व राजनीतिक संगठन इन कानूनों का लगातार विरोध कर रहे हैं तथा इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर के कांग्रेस नेता श्री हरेंद्र मलिक ने भी इन कानूनों का विरोध करते हुए 6 अक्टूबर को राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में हल्ला बोल के नाम से एक किसान महापंचायत का आयोजन करते हुए इन काले कानूनों का पुरजोर तरीके से विरोध करने की घोषणा
की थी। मंगलवार को पूरे जनपद के किसान सैकड़ों ट्रैक्टरों एवं बसों में सवार होकर जुलूस की शक्ल में राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में पहुंचे। किसानों का यह जुलूस बुढ़ाना मोड़ से शुरू होकर राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में जाकर समाप्त हुआ। इस हल्ला बोल कार्यक्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने भी शिरकत की तथा राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में किसानों के बीच बैठकर उनकी समस्याओं को नजदीक से जानने का प्रयास किया। मंच से अपने संबोधन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार ने संसद में जबरन इस बिल को पास कर देश के किसानों पर इस बिल को थोप दिया है, जिस कारण देश के किसानों में इस कानून को लेकर जबरदस्त गुस्सा है तथा कांग्रेस पार्टी इस कानून के विरोध में लगातार पूरे देश में आंदोलन कर रही है। वह जब तक यह कानून वापस नहीं लिया जाता, कांग्रेस पार्टी अपना आंदोलन जारी रखेगी। पंकज भाई, किस चीज को लेकर आज धरना पर रैली? अरे भाई ने भी काट लो भाई। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसान वो विरोधी अध्यादेश लेकर के आई है, कांग्रेस पार्टी पूरे देश में इसका विरोध कर रही है। आज हमारे बीच में अजय कुमार लल्लू जी भी आए हैं, प्रदेश अध्यक्ष, और कांग्रेस पार्टी सरकार से पूछना चाहती है कि इस अध्यादेश से वो अध्यादेश के माध्यम से किसानों को क्यों लूटना चाहते हैं। वो निजीकरण करना चाहती है खेती का। किसान को क्या लाभ होगा? किसान को उसका सही दाम तो मिल नहीं पा रहा। आप ऊपर से आप एमएसपी भी खत्म करना चाहते हैं। आपने वायदा किया था कि आप दुगना दाम देंगे किसान की फसल का, खत्म करना चाहते हैं। क्यों एमएसपी स्पष्ट क्यों नहीं किया? क्यों ये निजीकरण पे ज्यादा जोर देने का काम कर रहे हैं? कांग्रेस पूछना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी के कहने में और करने में अंतर है। कुछ बड़े देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए किसान का और छोटे और मंडी कल्चर को खत्म करने के चक्कर में भारतीय जनता पार्टी किसानों का गला घोटने का काम कर रही है। इसका विरोध प्रदर्शन आज कांग्रेस पार्टी यहाँ कर रही है। सरकार तो ये कह रही है कि जो दलाल है हम बीच में से हटा रहे, डायरेक्ट किसान को फायदा दिया जा रहा है इसमें। कैसे गोल बात करके कैसे फायदा कर रहे हैं किसान का? एमएसपी के बारे में क्यों नहीं लिखा? क्यों नहीं कहा कि एमएसपी भी खरीद होगी? क्यों बाध्य नहीं किया? एक बिल में एक अमेंडमेंट कर देते, एमएसपी की एक लाइन लिख देते। इनकी सोच बहुत खराब है और ये किसान को लुटवाना चाहते हैं। हाथरस कांड में जयंत चौधरी पर लाठीचार्ज किया गया, इसके बारे में क्या? हम इसकी निंदा करते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी और आदरणीय जयंत चौधरी जी के साथ जो व्यवहार किया गया, इसकी घोर निंदा करते हैं और संघर्ष की इस लड़ाई में सरकार के खिलाफ मजबूती से खड़े होकर के इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार आवाज दबाना चाहती है। अगर नेताओं की, विपक्ष की आवाज दबेगी तो आम आदमी की आवाज कौन उठाएगा? उसको हक को कुचलना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। हम इसके खिलाफ खड़े हैं। लगी है भैया। किसानों के साथ ये सरकार धोखा कर रही है। उनकी जमीनों को हड़पने की साजिश कर रही है, जमाखोरी को बढ़ावा दे रही है, एमएसपी को समाप्त करना चाहती है। जिस तरह का विधेयक इस सरकार ने लाने का काम किया है, निश्चित रूप से किसान अपने आप को छला और ठगा समझ रहा है। कांग्रेस पार्टी इसी बिल के विरोध में लगातार देश भर में आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आंदोलन कर रही है। जब तक यह सरकार इस कृषि विधेयक को वापस नहीं लेगी, लड़ाई जारी रखेगी। धन्यवाद। ये विरोध मार्च है, सभा है, प्रदर्शन है और निश्चित रूप से इस सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा। किसान इस रैली में भाग ले रहे हैं। आज हजारों हजार की संख्या में आदरणीय हरेंद्र मलिक जी, आदरणीय पंकज मलिक जी और हमारे तमाम कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। हजारों संख्या में किसान उपस्थित हैं। ये इस बात का द्योतक है कि सरकार को इस बिल को वापस लेना होगा। पिछले लगभग 6 माह से पूरे देश में चल रहे कोरोना काल ने जहां लोगों को आर्थिक रूप से तोड़कर रख दिया है, वहीं बरसात के मौसम के दौरान देश के अधिकांश भागों में हुई भारी बारिश के कारण लोगों के खाने में मुख्य रूप से शामिल आलू, प्याज व दालों के मूल्य में भी काफी वृद्धि हुई है, जिससे देश के आम आदमी की रसोई का बजट बिल्कुल गड़बड़ा गया है। तो लोगों को अपने दैनिक भोजन में शामिल आलू व प्याज खरीदने में भी अब अपनी जेबें ज्यादा ढीली करनी पड़ रही हैं, जिस कारण इस कोरोना काल में आम आदमी दोहरी मार का शिकार हुआ है। इस संबंध में जब हमारी टीम ने नगर की नवीन मंडी स्थल पर जाकर आलू व प्याज के थोक व्यापारियों के साथ साथ कुछ गृहिणियों से भी बात की,
तो उन्होंने अपनी व्यथा कुछ इस प्रकार बताई। विकास जी, इस समय हम गुड़ एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी में बैठे हैं, जहां आलू के आपका थोक का व्यापार है। निरंतर आलू के दामों में वृद्धि हो रही है, गरीब की रसोई से आलू छीनता जा रहा है, क्या कारण है? आलू की कमी की वजह से, और ये जो गर्मी में आलू का बीज लगाया था किसानों ने, ये काफ़ी 25 से 30% खराब हो गया है, जिसकी वजह से अभी फसल भी लेट हो गई है। ये जो गर्मी हो रही थी इसकी वजह से फसल लेट है, और आलू पहले ही कम था। इस साल जो आलू का कोल्ड स्टोरेज में भंडारण हुआ था वो 60% हुआ था, तो जिसकी वजह से तेजी तो आनी लाजमी थी, तो उस वजह से तेजी है। कहीं ऐसा तो कारण नहीं जो होलसेल व्यापारी हैं उन्होंने स्टॉक लगा दिया हो? नहीं, इसमें होलसेल इस साल आलू ही ज़्यादा किसानों के पास है। होलसेल जो भी जितने भी व्यापारी थे उनके पास आलू कम है मात्रा में, किसानों के पास ज़्यादा आलू था इस बार, क्योंकि आलू इस साल बहुत कम जो है। पहले आलू खराब, बारिश की वजह से आलू काफ़ी खराब हुआ, और आलू जो भंडारण हुआ वो भी तेजी में था। उस टाइम भी आलू का भाव तेज था, तो ये जो तेजी थी वो पहले ही दिखाई दे रही थी। तो इस वजह से जो आलू का जो तेजी है, ये तो लॉकडाउन की वजह से थोड़ा सा जो होटल और ये आपके सब चीज़ बंद थी, इस वजह से थोड़ा इसमें तेजी कम आई, नहीं तो नहीं था आलू और महंगा बिकता। अच्छा, अगर भाव की बात करें तो पहले कितने रुपए किलो था और कितने दामों में बढ़ोतरी हुई है? नहीं, ये तो लगातार फिलहाल पिछले 3-4 महीने से लगातार इसी रेट में लगातार चल रहा है। ये मानिए आप कि लेके 22-23 रुपये से 25 रुपये 26 रुपये किलो तक आलू जो है लगातार पिछले 3-4 महीने से बिक रहा है। आपका नाम? देविका शर्मा। देविका जी, आप रसोई में खड़ी हैं, इस समय आलू प्याज की स्थिति को लेकर आप बहुत चिंतित हैं, क्या कहना चाहेंगी आलू प्याज को लेकर? भैया, आलू पहले से कितना महंगा हो गया है। वैसे भी आलू तो सब सब्जियों का राजा है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है आलू की। तो अब देखो कितने रेट बढ़ गए हैं, तो ऐसा लग रहा है जैसे रसोई से गायब ही हो गया आलू। प्याज की भी इतनी ज़्यादा महंगा हो रहा है। पहले की अपेक्षा कितनी महंगाई बढ़ी है? पहले की अपेक्षा तो बहुत ज़्यादा हो गया है महंगा। पहले तो हम मतलब जितना हमें पैसे मिलते थे रसोई के खर्च के लिए, तो उसमें से काफ़ी बचा भी लेते थे। अब तो अपनी जेब से भी डाल के पूरा नहीं होता। तो क्या लग रहा है आने वाले समय में और महंगाई बढ़ेगी? बस आने वाले समय में तो शायद खाना ही मुश्किल हो जाएगा। आलू प्याज तो अब सलाद वलाद में तो चली गई, वो तो सब लोग खा ही नहीं पाते। अच्छा संजय जी, आपका दाल का होलसेल का व्यापार है, पिछले की अपेक्षा निरंतर दालों के दामों में वृद्धि हो रही, क्या कारण है और कितनी वृद्धि हुई है? चने की दाल 6-7 रुपये किलो बढ़ गई, उड़द की दाल 7-8 रुपये किलो बढ़ गई, अरहर की दाल 4-5 रुपये किलो बढ़ गई, और सभी दालों में लगभग 5-7 रुपये किलो है। अच्छा, ऐसा क्या कारण है कि निरंतर वृद्धि होती जा रही है दामों में? गवर्नमेंट ही जो इनके कच्चे मालों का नियंत्रण रेट मूल्य बढ़ा रही है, तो इसलिए बाजार में उस बात का बहुत फर्क है। भाई, ऐसा तो नहीं है कि भंडारण किए जा रहे हैं? किसी के पास स्टॉक नहीं है, मिल वाला भी खा लिया है और दुकानदार भी खा लिया है, खा लिया है। किसी पे इतने पैसे नहीं लोगों पे तो कोई स्टॉक कर ले। लॉकडाउन में सबको मार दिया, 5 स्टॉक रखा किसी पे। अब तो लाना और बेचना, खाना और पकाना वो काम हो रहा है। तो आगे क्या स्थिति रहेगी? आगे का पता तो भगवान को पता या मोदी जी को पता, हमें तो पता नहीं भाई। तो इस समय आम जनजीवन पे इसका किस तरह का प्रभाव पड़ रहा है? आगे अब जब फसल आवेगी, सर्दी के मौसम में सब्जी की फसल आ जाएगी, कुछ ना कुछ पीछे कुछ आएगा भैया। नहीं, वर्तमान की बात करें तो अब क्या असर पड़ रहा है ग्राहकों पर? सब तेजी की तो हाहाकार तो हो गई, लेकिन ऐसा कोई तेजी ऐसी कोई दाल से पेट कोई भरे। आज भी पेट तो गेहूँ से चावल से भरे, गेहूँ और चावल का मंदा है, इसलिए कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। गवर्नमेंट ने गेहूँ और चावल जो राशन पे देगी उससे हर चीज़ का मंदा है। पेट तो गेहूँ चावल से भरे, दाल तो लाली शौक में खावे आदमी, कितना जिसका बहुत है उतनी खावे। मोहम्मद आबिद जी, आपका होलसेल का प्याज का व्यापार है, निरंतर वृद्धि हो रही है प्याज के भाव में, क्या कारण है ऐसा? इसका कारण सबसे ज़्यादा बारिश का होना। नासिक, महाराष्ट्र, राजस्थान सभी इलाकों में बहुत ज़्यादा बारिश, जिसकी वजह से जो नई आने वाली फसल थी वो बिल्कुल नष्ट हो गई। या ये कहा जाए फसल तो कम है ही और कुछ होलसेल व्यापारियों ने इसका स्टॉक भंडारण करके रखा है, इस वजह से भी निरंतर वृद्धि हो रही है? नहीं, स्टॉक नहीं, सब किसान का माल है, किसान से आता है। और कुछ गवर्नमेंट ने पीछे एक्सपोर्ट बंद करके फिर एक्सपोर्ट खोल दिया,
जो कि ऐसी स्थिति में सरकार को एक्सपोर्ट खोलना ही नहीं था। उसमें क्या होता है? उसमें एक्सपोर्ट में एकदम उछाल आता है, बाहर जाता है ना माल, इस वजह से काफ़ी वृद्धि हो जाती है रेट में। ऐसा आम आदमी के घरों से प्याज जो है बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही। गृहिणियों का कहना है कि इतनी महंगी प्याज होने के कारण हम प्याज से महरूम हैं इस समय। एक इसका कारण लॉकडाउन हुआ था। लॉकडाउन में लोगों के कारोबार जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म है। उसकी वजह वो सबसे बड़ी मार है लॉकडाउन की, और कुछ महंगाई का होना सबसे बड़ी वजह यह है। लॉकडाउन की वजह से एकदम जो है कि लोगों के कारोबार ख़त्म हो गए, और उसके साथ साथ अचानक जो महंगाई हो गई, इस वजह से जो है जो घरों में कम ज़्यादा है। अच्छा, पिछले साल भी प्याज में बहुत ज़्यादा उछाल आया था, मंडी में काफ़ी मात्रा में रेट बढ़े थे, उसके बारे में क्या कहना है? सबसे बड़ी बस वजह जो होती है, जो बारिश होना ना होना सबसे बड़ी वजह है। अब से 15 दिन में नया माल आ जाएगा। आज अलवर की राजस्थान की मंडी में नया माल आया भी है, लेकिन अभी तो जैसा शुरुआत है तो वो महंगाई भी का है। 10-15 दिन में रेट डाउन हो जाए। हम सीता आनंद। मैडम, आप किस दुकान पे क्या खरीदारी करने आई हैं दाल से संबंधित? दालें लेने आए थे हम यहाँ। ये लगता था कि आलू मंडी में जरा थोक की दुकानें हैं, वहाँ से ये सोचते हैं कि भाई दालें ले ली जाए, लेकिन दालों के रेट जो हैं वो आसमान को छू रहे हैं। जो दाल पहले 60 रुपये 70 रुपये किलो मिल रही थी, वो इस समय 120 रुपये 100 रुपये 100 रुपये से नीचे तो कोई दाल ही नहीं है। 100 रुपये से ऊपर ही ऊपर की दालें हैं। तो रसोई में से हमारे यहाँ से खाने का जो सामान है वो सब धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है कि ना तो दाल खा सकता है इंसान और ना ही सब्जियां खा सकता है। इतनी महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। किस तरह से भाव में निरंतर वृद्धि देखी जा रही है? जस्ट डबल का भाव होता जा रहा है। पहले जो दालें 50 रुपये 60 रुपये 40 रुपये तक की दालें थी, वो इस समय दाल जो है 100 रुपये 110 रुपये 120 रुपये तक के भाव में इतना ज़्यादा फर्क आता जा रहा है। अच्छा, दूसरी ओर लॉकडाउन की बात करें तो क्या कारण मान रही हैं आप कि इतनी महंगाई निरंतर बढ़ रही है? उसका मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण मेन यही कह सकते हैं कि एक तो ट्रांसपोर्ट महंगा कर दिया गया है, जो मेनली है कि भाई ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है ये चीज़ें महंगी होती जा रही हैं। मसालों पर भी बहुत फर्क पड़ता जा रहा है। दालें मसाले सब्जियां सभी चीज़ें महंगी हो गई। आम आदमी को खाना जो है वो बहुत मुश्किल हो गया है कि वो रोटी ही नहीं खा पा रहा है। अच्छा, महिलाओं का कुछ का कहना यह है कि हम रोजाना की बचत करते थे वो भी हमारे पैसे रसोई में ही निकल जाते हैं। हाँ, अब वो बचत नहीं हो पाती है क्योंकि पहले जो चीज़ें थी उससे जस्ट डबल रेट में आ रही हैं। तो घर पे जो मिलता है कि हाँ भाई इतना खर्च करने के लिए ले लीजिए, और जब बाजार में जाते हैं तो उसमें ज़्यादा लग जाता है। तो जो हम बचत करते थे वो भी हम उसमें लगा देते हैं। प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को लेकर जहां आए दिन राजनीतिक संगठन धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जनपद मुजफ्फरनगर पुलिस जिले में अपराध नियंत्रण हेतु लगातार बदमाशों को सलाखों के पीछे भेजने में लगी है तथा आए दिन जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाली मुठभेड़ में बदमाशों पर कहर बरपा रही है। सोमवार की रात व मंगलवार की सुबह जनपद के 2 अलग अलग क्षेत्रों में हुई मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। पहली मुठभेड़ मुजफ्फरनगर के खतौली क्षेत्र में हुई, जहां रात्रि गश्त के दौरान जब पुलिस ने एक बाइक पर सवार 2 संदिग्ध लोगों को रुकने का इशारा किया तो बाइक सवार पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस टीम द्वारा की गई जवाबी फायरिंग में एक बदमाश पुलिस की गोली पैर में लगने से घायल हो गया, जिसे पुलिस ने दबोच लिया है, जबकि उसका दूसरा साथी अंधेरे का लाभ उठाकर भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार बदमाश की पहचान मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र निवासी शब्बर उर्फ चांद के रूप में हुई है। उक्त बदमाश पर विभिन्न संगीन धाराओं में 20 से भी अधिक मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश के कब्जे से एक मोटरसाइकिल, तमंचा तथा कारतूस बरामद हुए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए सीओ खतौली श्री आशीष प्रताप सिंह ने बताया। रात्रि गश्त की जा रही थी खतौली थाना क्षेत्र में, तो एक अपराधी है जो भागा और उसके पीछा किया गया तो उसने फायर किया। उसके बाद उसी सेफ्टी के लिए फायर में उसके बुलेट लगी है पैर में। उसका नाम उसने पूछने पर चांद बताया, शब्बर है, ये प्रतापपुर मेरठ का रहने वाला है।
इस पर लगभग अन्य तरीके के मुकदमे हैं जो जानकारी की जा रही है। लगभग 20 मुकदमे इसने बताए, जिसमें गैंगस्टर, लूट, चोरी व अन्य मुकदमे हैं। ये इससे पता किया जा रहा है कि ये कहाँ से वांछित था। मुख्यतः इसने बताया कि गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर और अन्य स्थानों पर इसने अपराध कारित किए हैं। इसके पास से एक CMP, 2 लाइव कार्टेज और 2 वैसे खोखा कारतूस बरामद हुए हैं। इसके पास से एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इसका एक साथी था जो फरार हो गया। अंधेरे का फ़ायदा उठाकर उसके बारे में खोजबीन की जा रही है कि कौन व्यक्ति था। इसके अलावा ये भी कोशिश की जा रही है कि इसके पास कहाँ से CMP आया और ये कहाँ पर लूट करने के इरादे से जा रहा था। सर कितने मुकदमे होंगे? लगभग 20 मुकदमे हैं। सर कोई इनाम भी है? इस पर कोई इनाम नहीं है, लेकिन ये जानकारी की जा रही है कि कहीं से वांछित है अथवा ये इनामी है। अन्य जानकारी होने पर अन्य डिस्ट्रिक्ट से इसकी जानकारी दी जाएगी। दूसरी मुठभेड़ मंगलवार की सुबह बुढ़ाना क्षेत्र में हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 15,000 के इनामी एक सातिर गोकश को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। विगत 2 अक्टूबर को भी बुढ़ाना पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान एक गोकश को गिरफ्तार किया था, जबकि उसका एक साथी भागने में कामयाब रहा था। मंगलवार को बुढ़ाना पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली कि उक्त फरार गोकश बागपत की ओर से बुढ़ाना आ रहा है, जिसके बाद बुढ़ाना पुलिस ने क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान शुरू किया तथा कुछ समय बाद बागपत की ओर से आ रहे एक संदिग्ध बाइक सवार को रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार ने रुकने के बजाय पुलिस पार्टी पर फायरिंग करते हुए सटेड़ी नहर पुलिया पटरी के रास्ते भागने का प्रयास किया। बदमाशों द्वारा की गई फायरिंग में एक पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई फायरिंग के दौरान एक गोली बदमाश के पैर में जा लगी तथा घायल बदमाश को पुलिस ने दबोच लिया। बदमाश की पहचान मेरठ के हर्रा सरूरपुर क्षेत्र निवासी कामिल उर्फ कल्लू के रूप में हुई है। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक बिना नंबर की बाइक, एक तमंचा व कारतूस बरामद किए हैं। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए CO बुढ़ाना श्री गिरजाशंकर त्रिपाठी ने बताया। ये अभी हमारे यहाँ 2 अक्टूबर को गौकशी घटना हुई थी। उसमें एक आदमी जो है अरेस्ट हुआ था मुठभेड़ के दौरान। उस मौके से ये फरार हुआ था। इसका नाम कामिल उर्फ कल्लू सनाब जब्बार, हर्रा सरूरपुर मेरठ करने वाला है। ये सातिर किस्म का जो है गौकश है। इस पर 15,000 रुपये का इनाम था। आज इन्फॉर्मर से इंस्पेक्टर बुढ़ाना मगनवीर सिंह को सूचना मिली कि ये बड़ौद साइड से फिर आ रहा है इधर की तरफ, बायवाला की तरफ। इस इन्फॉर्मेशन पे इंस्पेक्टर बुढ़ाना अपनी टीम के साथ चौकी इंचार्ज परासौली, चौकी इंचार्ज बायवाला को लेकर और साथी पुलिसकर्मियों को लेकर के आए और यहाँ पे चेकिंग में मामूर हो गए। इसी दौरान ये बदमाश आता हुआ दिखा। इसे रोकने का प्रयास किया गया तो ये सठेड़ी नहर पुलिया से लेफ़्ट को मुड़ के भागा। पीछा किया गया तो ये गन्ने के खेत में घुस गया और जवाबी फायरिंग करने लगा। पुलिस ने भी आत्मरक्षात्मक फायरिंग की, जिसमें जो है बदमाश के पैर में गोली लगी है। एक सिपाही और अशोक कुमार त्यागी उसको भी गोली लगी है, इंजर्ड हुआ है। क्या बरामद हुआ है सर? इसके पास से एक बाइक मिली है ब्लैक कलर की बिना नंबर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, एक तमंचा है 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, एक खोखा कारतूस। वक्त हो चला है KS न्यूज इंडिया में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मंगलवार को मुजफ्फरनगर में अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व जिला अध्यक्ष सुनील कुमार राणा ने अपने दूसरे साथियों समेत हिंदू शक्ति दल की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि कुछ दिनों पूर्व श्री सुनील कुमार एवं उनके साथियों ने व्यक्तिगत कारणों के चलते अखिल भारत हिंदू महासभा के सभी पदों समेत संगठन की प्राथमिक सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद मंगलवार को श्री सुनील कुमार ने हिंदू शक्ति दल द्वारा आयोजित एक साधारण कार्यक्रम में अपने साथियों समेत
हिंदू शक्ति दल के पदाधिकारियों की उपस्थिति में संगठन की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की। इस अवसर पर हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय महासचिव श्री अरुण प्रताप सिंह तथा प्रदेश संरक्षक श्री सुभाष चौहान ने सुनील कुमार को संगठन के जिलाध्यक्ष पद पर मनोनीत किया तथा श्रीमती नीलम राठी को संगठन की महिला प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। श्री सुनील कुमार का कहना था कि उन्होंने हिंदू शक्ति दल की नीतियों से प्रभावित होकर संगठन की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है तथा उन्हें उम्मीद है कि वह तथा उनके साथी संगठन के साथ मिलकर लंबे समय तक कार्य करेंगे। अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल में आज हम लोगों ने, हमारी टीम ने, सब ने ज्वाइन किया है, क्योंकि अखिल भारतीय हिंदू शक्ति दल में हमें लगा है कि हमारी नैया बहुत लंबी जाएगी। पहले हिंदू महासभा में थे, वहाँ से क्यों कारण रहा उसे छोड़ने का? देखिए, कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, तर्क वितर्क हर जगह चलते हैं, और सबसे बड़ी बात, हिंदू जितने भी संगठन हैं सब संगठन एक हैं, लेकिन काम करने का तरीका अलग अलग है। कुछ काम करने का तरीका जो शक्ति दल का है वो बहुत बेहतर है। कोई भी संगठन ले लीजिए, उनमें सबसे बेहतर मुझे शक्ति दल लगा। इस वजह से मैंने इनके काम की नीति को देखते हुए इसको ज्वाइन किया अपनी टीम के साथ। कितने लोगों के साथ आप यहाँ जुड़े हैं? सर, आप लोग खुद देख रहे हैं, लगभग 30 से 40 लोग हैं जो साथ ज्वाइन हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग बड़ा मज़ा ले रहे हैं इस चीज़ का। आप देख सकते हैं इस चीज़ को। विगत 18 सितंबर से पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मी पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के विरोध में धरनारत हैं तथा मुजफ्फरनगर जनपद में भी विद्युत कर्मी नुमाइश कैंप के निकट स्थित बिजली घर में इस निजीकरण का विरोध करते हुए 18 तारीख से लगातार धरना दे रहे हैं। लेकिन इतना समय बीत जाने के बाद भी धरनारत कर्मचारियों व सरकार के बीच कोई सकारात्मक वार्ता नहीं होने के कारण 5 अक्टूबर से यह धरना अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील हो गया है तथा पूरे प्रदेश के विद्युत कर्मी निजीकरण का विरोध करते हुए अपने कामों को छोड़कर हड़ताल पर चले गए हैं, जिस कारण प्रदेश में विद्युत संकट के आसार बन गए हैं। हालांकि इस विषय पर विद्युत कर्मियों का कहना है कि हड़ताल के कारण उपभोक्ताओं को होने वाली असुविधा के लिए उन्हें खेद है, लेकिन वे अपनी मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रखेंगे। ये पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के निजीकरण के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है, जिसमें हम पूर्ण कार्य बहिष्कार, कल 5 तारीख थी, कल से हमारा पूर्ण कार्य बहिष्कार शुरू हुआ था। ये कब तक रहेगा? जब तक सरकार के और हमारे बीच में कोई कंसेंसस नहीं बनता, समझौता नहीं होता है, तब तक ये अनिश्चितकालीन है, तब तक चलता रहेगा। अच्छा, ऐसे में धरना आपका देखिए मांगे भी जायज़ है, पर जो उपभोक्ताओं की परेशानी होगी उसको लेकर के कुछ? देखिए, उपभोक्ताओं को जो परेशानी है उसके लिए हमें भी खेद है, परंतु हमारी जो मांगे हैं वो न्यायोचित हैं और हम अपनी मांगों को लेकर अडिग हैं। जब तक विद्युत वितरण पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम का निजीकरण का निर्णय निरस्त नहीं होता, तब तक हम अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। मंगलवार को मुजफ्फरनगर के पुरकाजी ब्लॉक में क्षेत्रीय विधायक श्री प्रमोद ऊंटवाल द्वारा दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व पेंशन आदि की सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक रजिस्ट्रेशन कैंप का आयोजन कराया गया, ताकि क्षेत्र के दिव्यांग सरकार द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं का लाभ उठा सके। इस कैंप में 40 से 80% तक अपंगता वाले पात्र दिव्यांगों का रजिस्ट्रेशन कराया गया, ताकि रजिस्ट्रेशन के बाद सभी पात्र लोगों को पुरकाजी ब्लॉक से ही नवंबर के पहले सप्ताह में ट्राईसाइकिल, छाता व पेंशन आदि का वितरण किया जा सके। जबकि इससे पहले इस कार्य हेतु क्षेत्र के लोगों को मुजफ्फरनगर शहर आना पड़ता था, लेकिन क्षेत्रीय विधायक के प्रयासों से इस बार डॉक्टरों की टीम ने पुरकाजी ब्लॉक में पहुंचकर सभी पात्र लोगों का रजिस्ट्रेशन किया है। इस संबंध में और अधिक जानकारी देते हुए श्री प्रमोद ऊंटवाल ने बताया। ब्लॉक पुरकाजी में जो हमारे पुरकाजी विधानसभा में 2 ब्लॉक पड़ते हैं, जितने बेचारे विकलांग हैं जिनको ट्राईसाइकिल, पेंशन, शादी का अनुदान की आवश्यकता है, ये शहर में ज़्यादातर लगा देते हैं। मैंने आज इनको परसों निर्देशित किया था कि पुरकाजी ब्लॉक में एक कैंप लगाइए, डॉक्टर को लेके चलिए। आज यहाँ पर डॉक्टर की टीम, विकलांग के जो अधिकारी वीडियो, आज यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया जा रहा है। जितने परसेंट में 40% तक के लोगों को
जो विकलांग हैं उनको सरकार की तरफ से सहायता, जैसे व्हील साइकिल है, अपना वो छतरी है, छाता, पेंशन है, किसी चीज़ की जिसको हेड कैप है, जिनको जिसकी जो आवश्यकता है उसके लिए यहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है। इस रजिस्ट्रेशन होने के बाद अभी मैंने जो रजिस्ट्रेशन कराए हैं, अब तक 18 रजिस्ट्रेशन हो गए हैं, जो 40% से 80% तक हैं। वे सब उस अनुदान जो सरकार की तरफ से अनुदान है उसके लायक है। मैंने अधिकारी को निर्देशित किया है कि ये कब तक आपके जो सामान बटेगा वो ब्लॉक में ही अपने सदर उनका जी ब्लॉक में बटेगा। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। देखते रहिए केएस न्यूज़ इंडिया।